आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 11th के लिए इंग्लिश कोर के ऊपर एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो आने वाले टर्म वन एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग सेक्शन में आते हैं। तो रीडिंग में क्वेश्चन 1 से 10 आपको सॉल्व करना है और ये जो रीडिंग है एक पैसेज के ऊपर बेस्ड है जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। तो इस पैसेज में एक चीज़ को ध्यान देना है कि हर चीज़ को समझना नहीं है, काफ़ी डिटेल में जाना नहीं है, काफ़ी समय ले लेता है। एक बार पढ़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ऐसा चीज़ रहता नहीं जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ। तो चलिए पढ़ते हैं। तो द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया डिक्रीज टू 22% इन 2011-12 फ्रॉम 37% इन 2004-5 अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन इन जुलाई 2013। तो जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 37 - 22 करेंगे तो 15% का डिक्रीज हुआ है पॉवर्टी में 2011-12 में कंपेरेटिवली 2004-5 के। This block presents data on recent poverty estimates and goes on to provide a brief history of poverty estimation in the country. National and state-wise poverty estimate. The Planning Commission estimates levels of poverty in the country on the basis of consumer expenditure survey conducted by the National Sample Survey Office (NSSO) of the Ministry of Statistics and Program Implementation. तो देखिए जो सर्वे होता है पावर्टी एस्टिमेशन का, वो सर्वे करता है कौन? NSSO करता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक वो दिया हुआ है ग्राफ, नेशनल पावर्टी एस्टिमेट्स परसेंटेज बिलो पावर्टी लाइन 1993-2012 के बीच में। तो ग्राफ को देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखने पे क्या पता चल रहा है कि पावर्टी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे 1993 में 50.1 था, 2011 में 25.7 हो गया रूरल एरिया में, अर्बन में 31.8 से 13.7 आ गया और टोटल में 45.3 से 21.9 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। The current methodology for poverty estimation is based on the recommendations of an expert group to review the methodology for estimation of poverty तेंदुलकर कमेटी established in 2005। तो जो नया कमेटी है वो तेंदुलकर कमेटी है जिसने पावर्टी को एक मेथड के थ्रू मेजर किया। The committee calculated poverty levels for the year 2004-5. Poverty levels for subsequent years were calculated on the basis of the same methodology after adjusting for the difference in prices due to inflation. The table shows national poverty levels for the last 20 years using the methodology suggested by the तेंदुलकर कमेटी। अब देखिए तो बता दिया कि जो मेथोडोलॉजी है वो कैसा है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट्स पावर्टी डिक्लाइन एट एन एवरेज रेट ऑफ 0.74% पॉइंट्स पर ईयर बिटवीन 1993-94 एंड 2004-5। तो 1993-94 से 2004-5 तक जो पावर्टी डिक्लाइन हुआ है वो 0.74% से हुआ है एंड 2.18 परसेंटेज पॉइंट्स पर ईयर बिटवीन 2004-5 एंड 2011-12। उसके बाद जो है ना ये तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है 2018% 2004-5 से 2011-12 तक। अब प्री इंडिपेंडेंस पावर्टी एस्टिमेट्स। वन ऑफ द अर्लीस्ट एस्टिमेशंस ऑफ पावर्टी वाज डन बाय दादाभाई नौरोजी इन हिज बुक पावर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो सबसे पहले पावर्टी एस्टिमेशन इंडिया में लाया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा लाया गया था उनकी किताब पावर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ही फॉर्मुलेटेड अ पावर्टी लाइन रेंजिंग फ्राम ₹16 टू ₹35 पर कैपिटा पर ईयर। उन्होंने ₹16 और 35 पर कैपिटा पर ईयर को माना था बेस्ड ऑन द ईयर 1867-68 प्राइसेस। द पावर्टी लाइन प्रपोज्ड बाय हिम वाज बेस्ड ऑन द कास्ट ऑफ द सबसिस्टेंस डाइट कंसिस्टिंग ऑफ राइस और फ्लावर, दाल, मटन, वेजिटेबल्स, घी, वेजिटेबल ऑयल एंड साल्ट। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन 1938 द नेशनल प्लानिंग कमेटी, यहाँ से नेशनल प्लानिंग कमेटी NPC आ जाता है। एस्टिमेटेड अ पावर्टी लाइन रेंजिंग फ्राम ₹15 टू ₹20 per capita per month. Like the earlier method, the NPC also formulated its poverty line based on a minimum standard of living perspective in which nutritional requirements are implicit. In 1944, the authors of the Bombay Plan, Thakur Das, suggested a poverty line of ₹25 per capita per income. अब 1944 में पहुंच गए हैं तो यहाँ पे बॉम्बे प्लान के जो राइटर हैं ठाकुर दास, उन्होंने सजेस्ट किया पावर्टी लाइन को ₹75 पर कैपिटा पर ईयर से। उसके बाद देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस पावर्टी एस्टिमेट्स। अब आज़ादी के बाद के जो पावर्टी एस्टिमेट्स हैं। इन 1962 द प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप टू एस्टिमेट पावर्टी नेशनली। अब 1962 में जो प्लानिंग कमीशन है उसने पावर्टी को कंस्टिट्यूट करने के लिए, है ना, एक ग्रुप बनाया एंड इट फार्मुलेटेड सेपरेट पावर्टी लाइन्स फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज, जिससे एक नया तरीका बना पावर्टी लाइन का अर्बन और रूरल का। तो आप ₹20 एंड ₹25 पर ईयर रिस्पेक्टिवली। तो ₹20 रूरल के लिए था और ₹25 अर्बन के लिए था। BM अम्बेडकर
and N. Rath made the first systematic assessment of poverty in India in 1971 based on the National Sample Survey NSS data from 1961. They argued that the poverty line must be derived from the expenditure that was required to provide 2250 calories per day in both rural and urban areas. तो यहाँ पे देखिए 2250 कैलोरीज जो कंजप्शन है वो रूरल और अर्बन एरिया में अगर हो रहा है किसी के पास कोई कर रहा है तो जो पॉवर्टी लाइन के अबव होगा उससे नीचे हो जाएगा. दिस जनरेटेड डिबेट ऑन मिनिमम कैलोरी कंजप्शन नॉर्म्स व्हाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी एंड वेरिएशंस इन दीज नॉर्म्स बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स. अब क्वेश्चन देखते हैं. द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स लेवल ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ. तो प्लानिंग कमीशन जो है ना, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता है जो NSSO करता है उसके द्वारा एस्टिमेट करता है लेवल ऑफ पॉवर्टी को. तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है. सेकेंड नंबर है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया है डिक्रीज्ड अप टू ब्लैंक फ्राम 2004-5 टू 2011-12. तो मैंने बताया था इसमें 15% का डिक्रीज हुआ है पैसेज के फर्स्ट में, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन थर्ड देखते हैं. लाइक द अर्लियर मेथड द NPC आल्सो फार्मुलेटेड इट्स पॉवर्टी लाइन. द अर्लियर मेथड हियर मीन्स, तो जो मेथड दादा भाई नौरोजी ने दिया था तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मेथड फार्मुलेटेड बाय दादा भाई नौरोजी. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. दिस जनरेटेड डिबेट ऑन मिनिमम कैलोरी कंजप्शन नॉर्म्स व्हाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी एंड वेरिएशंस इन दीज नॉर्म्स बेस्ड ऑन एज एंड सेक्स. दिस ईयर रिफर्स टू. तो ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है, कैलोरी वैल्यू होता है 2250 वाला जो हमने पढ़ा है, उसने इस डिबेट को पैदा किया था. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि पॉवर्टी लाइन डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेंडिचर दैट वाज एडिक्वेट टू प्रोवाइड 2250 कैलोरीज पर डे इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज. तो इसका ऑप्शन बी में टिक लगा देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. बेस्ड ऑन द पैसेज चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन. तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें से ट्रू हैं? इसका फर्स्ट देखिए. इन 1962 द प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप टू एस्टिमेट पॉवर्टी नेशनली. ये तो बिल्कुल ट्रू है, फर्स्ट वाला हमने पढ़ा है. सेकेंड देखते हैं. द NPC डिड नॉट फार्मुलेट इट्स पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परस्पेक्टिव इन व्हिच न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लिसिट. इसमें नॉट बोलता है जबकि ये ऐसा किया था जो NPC है वो, तो सेकेंड वाला गलत हो जाएगा. उसके बाद इसका थर्ड देखते हैं. इन 1938 द नेशनल प्लानिंग कमेटी एस्टिमेट्स अ पॉवर्टी लाइन रेंजिंग फ्राम ₹15 टू ₹20 पर कैपिटा पर मंथ. तो थर्ड भी बिल्कुल सही है. फोर्थ देखते हैं. BM डांडेकर एंड N. रथ मेड द सेकेंड सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन 1971. है ना, ये गलत है फोर्थ वाला. तो इसका फर्स्ट और थर्ड सही है. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड. तो फर्स्ट और थर्ड जो है इसमें सी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज क्लोज द करेक्ट ऑप्शंस. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन सा होगा? द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया डिक्रीज टू 37% इन 2011-12 फ्रॉम 22% इन 2004-5. है ना, तो ये तो गलत है. ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है कि 37% से 22% तक आया है. उसके बाद बी बोलता है कि द करेंट मेथोडोलॉजी फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ तेंदुलकर कमेटी. बिल्कुल ये सही है, इसका ऑप्शन भी सही है क्योंकि तेंदुलकर कमेटी ने ये जो करेंट मेथोडोलॉजी है उसको प्रोवाइड किया है. फिर सी देखते हैं. पॉवर्टी डिक्लाइन एट एन एवरेज रेट ऑफ 2.18% पर ईयर बिटवीन 1993, 94 एंड 2004-05. ऐसा नहीं है 0 पॉइंट से हुआ था, वो इससे कम से हुआ था, तो ये गलत हो गया. और इसके प्रकार से डी भी गलत है. अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट सबसेंटेटेड बाई एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज. है ना, तो देखते हैं. तो इसका ऑप्शन ए है कि इन 1938 द नेशनल प्लानिंग कमेटी एस्टिमेट्स पॉवर्टी लाइन रेंजिंग फ्राम ₹15 टू ₹20 पर कैपिटा पर मंथ. ये तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही है ये सेकेंड फर्स्ट वाला. बी है. द NPC बेस्ड इट्स पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन ऑन दादा भाई नौरोजीज मेथड. ये गलत है, उन्होंने दादा भाई नौरोजी के मेथड से इसको नहीं किया था. यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी वाला. बाकी जो सी और डी है ना, ये भी सही है. ठीक है. तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8. बेस्ड ऑन द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिमोन्स्ट्रेट्स द पॉवर्टी एस्टिमेट्स फॉर 2009-10. तो देखेंगे तो चारों के चारों जो पिक्चर हैं सेम है बच्चों. तो क्वेश्चन जो है गलत है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्यूरेट ग्राफिक ऑफ नेशनल पॉवर्टी एस्टिमेट्स फ्रॉम 1993-2012.
अब 1993 से 2012 में कौन सा जो है ना इसमें बता रहा है, तो देखिए इसके ऑप्शन सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी में 2011-12 में 21.9% है पॉवर्टी का, 2009-10 में 29.8% है, और 1993-94 में 45.3% है, 2004-05 में 37.2% है ना। तो इसका ऑप्शन सी जो है ना ये करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आंसर लगा लेंगे इसका इमेज सी। उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर वाला। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि BM Dandekar and N. Rath made the first systematic assessment of poverty in India in 1971 based on जो नेशनल सैंपल सर्वे था, NSS का डाटा था, और 1960-61 का, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल सैंपल सर्वे NSS डाटा फ्रॉम 1960-61। सिंपल पेपर इंग्लिश क्लास 11th में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक सॉल्व करेंगे, जो कि पैसेज बेस्ड है। There are two problems which cause great worry to our educationists: the problem of religious and moral instruction in a land of many faiths, and the problem arising out of a large variety of languages। तो दो प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ के एजुकेशनिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक तो भारत में बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप रहते हैं, दूसरा बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे बोले जाते हैं। टेकिंग अप द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन वी सी दैट दे शुड बी ट्रेन टू लव वन अनदर, टू बी टेंडर टू द लोअर एनिमल्स, and to observe and think right. The task of teaching them how to read and write and to count and calculate is important, but it should not make a loss sight of the primary aim of molding personality in the right way। तो देखिए सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि सबको बराबर नज़र से देखें ताकि उनका पर्सनैलिटी सही दिशा में जाए। For this it is necessary to call into aid culture, tradition and religion, but in our country we have in the same school to look after boys and girls born in different faiths and belonging to families that live diverse ways of life and follow different forms of worship associated with different denominations of religion. It will not do to read the easy path of evading the difficulty by attending solely to physical culture and intellectual education. We have to evolve a suitable technique and a method for serving the spiritual needs of school children professing different faiths. We would thereby promote an atmosphere of mutual respect, a fuller understanding and helpful cooperation among the different communities in our society. Again, we must remain one people, and we have therefore to give basic training in our schools to speak and understand more language than one, and to appreciate and respect the different religions prevailing in India. It is not right for us in India to be dissuaded from this by considerations as to overtaking the young mind. What is necessary must be done, and it is not in fact too great a burden. Any attempt to do away with or steamroll the differences through governmental coercion and indirect pressure would be futile as it would be unwise. Any imposition of a single way of life and form of worship on all children or neglect of a section of the peoples in this respect or barren secularization will lead to a conflict between school and home life which is harmful. On the other hand, if we give due recognition to the different prevailing faiths in the school institution by organizing suitable facilities for religious teaching for boys and girls of all communities, this may itself serve as a bonding influence of great national values। तो इसमें बताया कि जो रिलीजियस टीचिंग होता है उसको कैसे हम स्कूल में अकोमोडेट कर सकते हैं ताकि सभी रिलीजियस थाट को, रिलीजियस बिलीफ्स को सेम रिस्पेक्ट मिले, और बच्चों को भी पता चले कि जो बेरेन सेकुलराइजेशन है वो अच्छा नहीं होता, बल्कि अपने अपने थाट को भी मानना है और दूसरे को भी अच्छे से रिस्पेक्ट देना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 11 बोलता है कि फाइंड द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द यूजलेस इन पैराग्राफ 3। तो यूजलेस का मतलब होता है फ्यूटाइल, है ना, बेकार। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 फाइंड अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनसिम्पेथेटिक इन पैराग्राफ 1। तो अनसिम्पेथेटिक मतलब होता है जो सिंपेथेटिक ना हो, तो उसका जो अपोजिट होता है टेंडर, जो सिंपेथेटिक हो। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है द प्रॉब्लम एजुकेशनिस्ट टुडे हैव टू फेस आर। तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट रिलीजन एंड मॉरल वैल्यूज़। तो रिलीजन और मॉरल वैल्यू को टीच करने में एजुकेशनिस्ट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट्स टू बी टेकन अप व्हाइल एजुकेटिंग चिल्ड्रन। तो जो एजुकेशन है चिल्ड्रन का, उसको देखते हुए क्या चीज़ को हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो बी टेंडर एंड सिंपेथेटिक
उनको टेंडर होना चाहिए और सिंपैथेटिक दयालु होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, हाउ कैन अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी बी मोल्डेड इन राइट वे। किसी स्टूडेंट का पर्सनैलिटी राइट वे में कैसे मोल्ड किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। बाई टीचिंग देम अबाउट कल्चर, ट्रेडिशन एंड रिलीजन। किनकी जो कल्चर है, ट्रेडिशन और रिलीजन है उसको टीच करके। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन स्कूल टुडे। कि हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि डिफ़िकल्ट टू टीच अ डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट अ पर्टिकुलर कल्चर एंड रिलीजन। चूँकि हमारे कंट्री में अलग अलग प्रकार के रिलीजन ग्रुप रहते हैं, तो उनको उनके बच्चों को टीच कर पाने का प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 17 है, हाउ कैन द स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन बी मेट। तो बच्चों को स्पिरिचुअल नीड कैसे मीट होगा। तो ऑप्शन ए देखिए कि प्रमोट एन एटमॉस्फियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इससे वो बढ़ेगा उनका एजुकेशन, स्पिरिचुअल नीड्स जो है। भी देखते हैं कि बिल्डिंग कोऑपरेशन एमंग डाइवर्सिटी, इससे भी बढ़ेगा, अलग अलग लोगों के बीच में कोऑपरेशन आ जाएगा। इवॉल्विंग टेक्निक्स एंड मेथड, तो इससे तो नहीं बढ़ेगा, टेक्निक और मेथड से। डी देखते हैं, बिल्ड अप म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बिल्डअप करने से बढ़ेगा। तो ये भी डी भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए भी डी हो गया। तो इसका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 18 देखते हैं, व्हाट चेंजेज नीड टू बी ब्रॉट इन स्कूल। स्कूल में क्या चेंज लाने का ज़रूरत है। तो ये बोलता है, मेक रिलीजियस टीचिंग कंपलसरी। ऐसा नहीं है, रिलीजियस टीचिंग कंपलसरी करने से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। दूसरा बोलता है, एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न मोर देन वन लैंग्वेज। हाँ, ये होना चाहिए। सी होता है कि अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट रिलीजन्स, ये भी होना चाहिए। तो बी और सी करेक्ट है। ओवरटेक द यंग माइंड्स, यंग माइंड को ओवरटेक करने से प्रॉब्लम पैदा होगा। तो इसका आंसर बी सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एंड सी। सिंपल पेपर क्लास 11 को सॉल्व करते हुए इंग्लिश कोर्स सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्वेश्चन 19 से 22 तक आ चुके हैं, जो कि शॉर्ट राइटिंग के ऊपर बेस्ड है। द प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल फोरम ऑफ अ स्कूल राइट्स अ नोटिस अबाउट इन इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन ऑन द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ द स्कूल। तो हम एक प्रेसिडेंट हैं जो कल्चरल फोरम के हैं, वो स्कूल में एक नोटिस राइट कर रहे हैं इंटर स्कूल ऑर्केस्ट्रा कंपटीशन के लिए, जो कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जो हो रहा है स्कूल का, उसके कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द स्कूल। ठीक है, बिल्कुल इसमें जो है ना नेम ऑफ द स्कूल होता है नोटिस राइटिंग में, क्योंकि नोटिस में जो इशूइंग बॉडी होता है ना उसका नाम होना ही चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यस, बिकॉज इट इज़ द इशूइंग बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन 20 है कि हु विल साइन दिस नोटिस एट द एंड। तो देखिए, नोटिस में जो प्रेसिडेंट होते हैं कल्चरल फोरम के वही साइन करेंगे, माने जो भी रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट होते हैं या मेन होते हैं वही नोटिस को साइन करते हैं। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ द कल्चरल फोरम। क्वेश्चन 21 देखते हैं, व्हिच इज़ द मोस्ट द वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ दिस नोटिस। तो जो सबसे अच्छा तरीका होगा, तो नोटिस स्टार्ट करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म, है ना, यह चीज़ आपकी सूचना के लिए है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 25 देखते हैं, पॉइंट्स दैट शुड बी मेंशन इन द नोटिस। कौन कौन से पॉइंट्स होना चाहिए। तो देखिए, इसमें नेम ऑफ द स्पॉन्सर्स ये नहीं होना चाहिए, स्पॉन्सर से उसका लेना देना नहीं है। इसमें होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स लिमिट, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, उसमें लिमिट क्या है उसका। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एंट्री फॉर्म ये होना चाहिए, डेट एंड टाइम होना चाहिए। और प्रोविजन ऑफ लंच एंड डिनर ये नहीं होना चाहिए। अब वेन्यू जगह होना चाहिए। तो देखिए बी सी डी और एफ है ना, तो देखते हैं बी सी डी एफ किस में है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल पेपर क्लास 11 इंग्लिश कोर में अभी हम लोग ग्रामर में लॉन्ग राइटिंग के ऊपर आ चुके हैं, जो फॉर्मल लेटर के ऊपर बेस्ड है, क्वेश्चन 23 to 28। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। अ फॉर्मल लेटर इज वन रिटन इन अ फॉर्मल एंड सेरेमोनियस लैंग्वेज and follows a certain stipulated format. Such letters are written for official purposes to authorities, dignitaries, colleagues, seniors, etc., and not to personal contact, friends or family. A number of conventions must be there to while drafting formal letters with reference to the facts and rules of a formal letter. तो देखिए, फॉर्मल लेटर जो होता है ना, अथॉरिटीज़ के बीच में लिखा जाता है, डिग्निटरीज और कलीग्स के बीच में, सीनियर्स के बीच में लिखा जाता है। इसमें कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट, फ्रेंड्स और फैमिली वाली बात नहीं होती, इसमें बहुत सारे रूल्स और फैक्टों को फॉलो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन 23 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल ट्रांजिशन टर्म यूज्ड इन लेटर। तो लेटर में कौन सा जनरल ट्रांजिशन टर्म यूज नहीं होता। तो इसमें देखिए, बाई कंट्रास्ट जो है ना ये यूज नहीं होता है, बाकी हाउ एवर, नेवरदलेस ये दोनों यूज होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाई कंट्रास्ट। क्वेश्चन 24 है कि द की पॉइंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इज रिटन इन व्हिच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर।
जो की पॉइंट है उसको किस पार्ट में लिखते हैं हम लोग, तो उसको ओपनिंग में लिखते हैं, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है कि व्हाट वुड यू से इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर हैविंग व्हिच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आप क्या बोलेंगे ओपनिंग पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर में किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप देंगे। तो हम लोग जो रेसिपिएंट है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि आप जो हैं क्यों लिख रहे हैं लेटर को, ठीक है। तो इन्फॉर्म द रेसिपिएंट व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है कि हाउ टू इंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर के मेन बॉडी को कैसे इंड करेंगे, तो जो रेसिपिएंट है उसको बोलते हुए कि वो क्या करेंगे अगला करके, है ना। तो बाई टेलिंग द रेसिपिएंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द डेट एंड एड्रेस एट द टॉप इन अ फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर में जो नाम है जहाँ पे हम लोग एड्रेस और डेट को लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं बोल रहे, तो उसको हेडिंग बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, हेडिंग। क्वेश्चन 28 है व्हिच ऑफ दीज इज अ करेक्ट फॉर्मल लेटर इंट्रोडक्शन, तो करेक्ट फॉर्मल लेटर इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो ये होगा डियर मिस्टर XYZ, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल पेपर क्लास 11th इंग्लिश कोर में ग्रामर को सॉल्व करते हुए हम लोग क्वेश्चन 29 तक आ चुके हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। टू द पॉपुलरिटी एवरी कॉर्नर जंक फूड हैड लेड ऑफ ईटिंग ज्वाइंट्स अराउंड ऑफ द ओपनिंग, तो देखिए इसका जो रीअरेंजमेंट हो जाएगा वो कैसे होगा कि द पॉपुलरिटी ऑफ जंक फूड हैज लेड टू द ओपनिंग ऑफ ईटिंग ज्वाइंट्स अराउंड एवरी कॉर्नर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 30 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कैरियर विद द बिल्स एंड वंस द लीक्स ऑल मिस्टर XYZ स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज वॉच टाइम लीडिंग रसर। अब देखिए इसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा वो कैसे होगा कि मिस्टर XYZ मोस्ट ऑफ हिज कैरियर विद द बिल्स एंड वंस द लीक्स ऑल वॉच टाइम लीडिंग रसर, ठीक है। तो CABD, तो देखते हैं CABD किस में है, तो इसका बी हो जाएगा CABD ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन 31 है चूज द करेक्ट डिटरमाइनर, इसमें करेक्ट डिटरमाइनर यूज करना है। तो डाउट वाज नॉट अ न्यू इमोशन, डाउट जो है कोई एक नया इमोशन नहीं है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट में। इट वाज माई ओल्डेस्ट एनिमी, ये मेरा सबसे पुराना एनिमी है। येट आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट टू कम दिस वे, आई हैड बिकम एक्स्टम्ड टू इट्स प्रेजेंस इन माई बीइंग, ठीक है, तो ए माई हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। आई डिडंट बिलीव हिम व्हेन ही सेड दैट इट वाज हेलिंग इन जून, सो आई वेंट आउट ऑन द बालकनी टू सी इट फॉर माई सेल्फ, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है चूज द करेक्ट टेंस। वी ब्लैंक अ हाउस इन द हिल्स बट वी आर अनेबल टू डिसाइड द एग्जैक्ट प्लेस, है ना, वी ऑलवेज वांटेड हो जाएगा, हम हमेशा चाहते थे, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है चूज द करेक्ट टेंस। आई ब्लैंक द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ, तो आई हैव बीन टेकिंग, मैं मेडिसिन को ले रहा हूँ, है ना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल पेपर क्लास 11th इंग्लिश कोर में लिटरेचर सेक्शन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन 35 to 39 इसके ऊपर बेस्ड है, तो पढ़ते हैं सॉल्व करते हैं। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and his lips constantly moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. ठीक है, तो इसमें देखिए अपनी दादी माँ की खूबसूरती को बता रहे हैं कि अंदर से खूबसूरत थी, अंदर से सुंदर थी, जबकि वो लंगड़ा कर चलती थी, उसके एक हाथ जो है उसके कमर पे होता था ताकि उसके झुकाव को बैलेंस कर सके, और दूसरा हाथ एक रोसरी पे होता था ताकि वो भगवान का नाम लिख सके, और उसके पीले चेहरे पे कुछ बाल निकल आए हुए थे, और उसके मुंह से हमेशा प्रेयर निकलते रहता था, और बहुत खूबसूरत थी। वो खूबसूरत थी उस पहाड़ में फैले हुए बर्फ़ की तरह, जिसमें शांति आपको दिखाई देता था। तो क्वेश्चन 35 देखते हैं कि हियर द वर्ड हावल्ड मीन्स, तो हावल्ड का मतलब होता है चलना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बीट्स ऑफ रोसरीज आर हेल्पिंग हर, है ना, जो बीट्स ऑफ रोसरीज थे वो उसको प्रेयर में बोलने के लिए मदद करते थे, टू से हर प्रेयर्स, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन 37 है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर अपियर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। तो ग्रैंड मदर कैसे आती हैं, बिकॉज सी हैज़ अ डिवाइन ब्यूटी, क्योंकि उनकी एक आंतरिक खूबसूरती थी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज सी हैड अ डिवाइन ब्यूटी। उसके बाद क्वेश्चन 38 है कि हु हावर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। तो आथर्स ग्रैंड मदर है ना, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल एंटोनिम ऑफ द वर्ड पकर यूज्ड इन एबव पैसेज। तो जो पकर होता है उसका अपोजिट क्या होगा, वो होगा फ्लैटेंड, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से 44 पे आ चुके हैं, जो फोटोग्राफ पोएम से लिया गया है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजन वेन पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स आर सो। तो जो कार्डबोर्ड है ना, वो पर्सनोफिकेशन में बता रहा है कि दो गर्ल्स कजन जो थी वो पेडलिंग के लिए माने समुद्र के छिछले पानी में खेलने के लिए गई हुई थी, दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ी हुई थी, और जिसमें से बीच में जो थी लड़की वो जो है ना पोएट की मदर हैं, जो कि बड़ी लड़की हैं और जिनका उम्र जो है ना 12 साल के आसपास था। तो इसमें क्वेश्चन 40 बोलता है कि व्हाट डज द कार्डबोर्ड रिफर टू हियर। तो जो कार्डबोर्ड है यहाँ पे ये फोटोग्राफ के लिए रिफ़र किया जा रहा है, इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ईट हियर रिफर्स टू, जो ईट है वहाँ पे किस चीज़ को रिफ़र कर रहा है, द पोएट्स मदर्स चाइल्डहुड, जो पोएट की माता जी हैं उनके बचपने को रिफ़र कर रहा है, तो इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन लाइन्स। तो जो राइमिंग स्कीम है इस लाइन्स का वो कैसा है, तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हो रहा है ना, याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसमें ऑप्शन भी हो जाएगा नो राइम। व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो टू द पोएटिस। पोएटिस को कार्डबोर्ड क्या शो कर रहा है, उसकी माता जी के चाइल्डहुड पिक्चर को शो कर रहा है, बचपने की पिक्चर को शो कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 44 है कि व्हाट डज द वर्ड पेडलिंग रिफर्स टू एज यूज्ड इन द अबव स्टेंजा। तो पेडलिंग का मतलब होता है कि वॉकिंग थ्रू सेलो वाटर इन बेयर फुट, नंगे पैर पे छिछले पानी में चलना को पेडलिंग बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 45 टू 49 जो है वो गिवन टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है, इसको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग आर अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dowling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. तो इसमें जो है ना वो राइटर जो है आती हैं और देखती हैं तो उनके जो घर पे काफ़ी कुछ बदल गया रहता है और उसके रूम में भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया रहता है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों को मिस करती हैं। उसकी मम्मी भी सरप्राइज हो जाती हैं कि इन्होंने इतना जल्दी उसको नोटिस कर लिया, और फिर उसको बोलती हैं कि ये मिसेज डॉलिंग हैं, है ना, जो उसके बारे में कभी सुनी नहीं रहती हैं, लेकिन वो उनकी एक पुरानी एक्विटेंस होती हैं उनकी मदर की, और कई सालों से उसको देखे नहीं रहती हैं, फिर भी वो अचानक से आती हैं और उनके कॉन्टेक्ट के कारण वो लगातार आते रहती हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाज नोटिस्ड बाय द नरेटर। तो नरेटर के द्वारा कौन सा एक्सपेक्ट जो है ना यहाँ पे नोटिस किया गया है कि जो वेरियस थिंग्स वेयर मिसिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मिसिंग थी, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 है, द मदर ऑफ द ऑथर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज। जो मदर हैं ऑथर की, वो किस चीज़ के लिए सरप्राइज हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो डॉटर हैं वो क्विकली नोटिस कर लेती हैं कि क्या क्या चेंज जो है घर में आया है ना। हर डॉटर क्विकली नोटिस द चेंजेज इन द हाउस, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मिसेज डॉलिंग। तो मिसेज डॉलिंग के ऊपर क्या चीज़ इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए बोलता है सी वाज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ ऑथर से मदर, ये तो सही है। सी वाज अ नाइस लेडी, ठीक है, यही जो है ना सही नहीं है, इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सी सडनली रिन्यूड कॉन्टेक्ट, ये भी सही है। सी वाज नॉट सीन बाई ऑथर से मदर फॉर मेनी ईयर्स, ये भी सही है। क्वेश्चन 48 देखते हैं, तो 48 बोलता है सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, हु इज रिफर्ड एज सी इन द पैसेज। तो ये मिसेज डॉलिंग को रिफ़र किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देखते हैं कि व्हाट डज द वर्ड एक्विटेंस यूज्ड इन द पैसेज मीन। जो वर्ड एक्विटेंस है इस पैसेज में उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है यहाँ पे यह पर्सन दैट यू नो बट हु इज नॉट अ क्लोज फ्रेंड, ये एक पर्सन जिसको आप जानते हैं लेकिन वो आपका गहरा दोस्त नहीं होता, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 50 से 54 भी गिवन टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यू सेंड फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड। रंगा रिपीटेडली ग्लेंस्ड एट हर। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड very embarrassed. No one spoke for a long while. It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. Words, mere words. The fellow said he would leave but did not make a move. How can one expect words to match actions in these days of Kali Yuga? इसका क्वेश्चन 50 है। हियर द फ्रेज सेंट फॉर मी मीन्स, तो यहाँ पे फ्रेज सेंट फॉर मीन्स का मतलब है कॉल्ड मी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 51 है कि हु एमंग द फॉलोइंग ऑफर्ड टू लीव द पैलेस, कि कौन जो है ना जगह छोड़ के जाने चाहता था, इसके लिए ऑफर किया, तो है रंगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 52 है कि व्हेन रंगा रीच द नरेटर्स हाउस, रत्ना आवाज, जब रंगा जो है नरेटर के घर में गया था तो रचना क्या कर रही थी, गाना गा रही थी, सिंगिंग हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 53 है रंगा वाज सेंट टू व्हिच प्लेस फॉर फर्दर स्टडी, रंगा को कहाँ भेजा जाता है, बेंगलोर, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 है द नरेटर डिस्क्राइब्स रत्ना एज, नरेटर रत्ना को किस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप प्रिटी गर्ल, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाउ ओल्ड वर सुजैन एंड जोनाथन रिस्पेक्टिवली व्हेन दे वेंट ऑन द सेल विद देयर पेरेंट्स, तो ये देखिए चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से लिया गया है कि सुजैन और जोनाथन का जो एज था कितना था, तो उनका एज जो है 7 और 6 ईयर का था, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7 and 6। क्वेश्चन 56 देखते हैं कि हाउ मेनी नेस्टेड कॉफिन्स वेयर देयर इन किंग टूट्स बरियल टॉम, तो किंग टूट के बरियल टॉम में कितने नेस्टेड कॉफिन थे, तो ये था 3, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 57 देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इजुलिस्टिक लाइकनेस, तो इजुलिस्टिक लाइकनेस का मतलब क्या होता है, ये होता है क्रिएटिंग अ फॉल्स इंप्रेशन, है ना, गलत चीज़ को बताना, गलत इंप्रेशन पैदा करना, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा 57 का। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि द लेबुनुम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, जो लेबुनुम टॉप है वो साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है, अभी भी वो स्टिल है माने स्थिर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द मूड डिपिक्टेड इन द गिवन लाइन, तो इसमें क्या मूड बताया जा रहा है, इसमें ग्लूमी निराशा का मूड को बताया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ग्लूमी। क्वेश्चन 59 है कि हाउ डिड मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर ट्रीट द नरेटर, मिसेज डॉर्लिंग की डॉटर ने नरेटर को कैसे ट्रीट किया, बाई ऑफरिंग हर अ कप ऑफ टी, कि उन्होंने क्या किया, एक कप ऑफ टी को ऑफर किया, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 60 देखते हैं हाउ हैज अंकल खोरसो बिन पोर्ट्रेड इन द स्टोरी, अंकल खोरसो को इस स्टोरी में कैसे पोर्ट्रेट किया गया है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स में, तो इसमें उन्होंने को शॉर्ट टेम्पर्ड, काफ़ी गुस्सेल थे, क्रेजी थे, पगले टाइप के थे, इरिटेड नेचर, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।